हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल वीआईपी फिजिक्स। प्यारे बच्चों, आज लॉज ऑफ मोशन जो है उसके न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। और ट्रस्ट मी गाइस, इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं लगभग 7 या 8 टाइप के बनते हैं और हम सभी को इनको जो है ना डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो अब पहला जो न्यूमेरिकल है तो ध्यान से देखना। कह रहा है कि 3 ब्लॉक हैं ए, बी और सी, और सभी के मास कितने हैं 4 kg, 2 kg और 1 kg रेस्पेक्टिवली, आर कनेक्टेड frictionless surface as shown, जैसे दिखा रखा है। If a force of 14 Newton is applied on the 4 kg block, then the contact force between A and B। तो प्यारे बच्चों देखो, यहां पर बात करें ए और बी के बीच में एक कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही है, और ये जो फोर्स है ये यहां पर 14 न्यूटन है। कितनी न्यूटन है? 14 न्यूटन है। तो अब हमें सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। अब देखो, जब मैं ए ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो इसका मतलब ये जो बी ब्लॉक है ये इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? रोकने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर एक फोर्स काम कर रही है। जैसे मान लीजिए लेट्स से ये F1 था हमारा, तो इस फोर्स को हम कितना मान लेते हैं? F2 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं प्यारे बच्चों? F2 मान लेते हैं। ठीक है, अब न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या होता है? F = ma होता है कि नहीं होता? तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए कि जब ए ब्लॉक है इसके ऊपर यदि यहां से कोई फोर्स काम कर रही है तो यहां पर भी एक फोर्स इसको रोकने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसके ऊपर कितनी फोर्स लगी? इस पे फोर्स इतनी लगी कि ये जो F1 थी इसमें से F2 माइनस कर देंगे, और ये जो है ना एक्सेलरेशन के बराबर होगी। ये वाला फॉर्मूला हमने यहां पर लगाया है। अब देखिए इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। मास दे रखा है, कितना है? 4 kg। दूसरा मास ब्लॉक का कितना है? 2 kg। तीसरा कितना है बताओ? 1 kg है। फोर्स कितनी दे रखी है? अरे बोलो, फोर्स इतनी इसमें दे रखी है ना 14 न्यूटन, तो 14 न्यूटन। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? अच्छा, उसके बाद जब हम ये निकालेंगे F = ma लगाकर, तो इसमें जो मास है ना वो सारे ऐड हो जाएंगे। m1 प्लस का m2 प्लस का m3 इनटू में एक्सेलरेशन, और f का मान हमें गिवन है, कितना है बोलो? 14 = m1 है 4, 2 और 1, तो 4 + 2 + 1 इनटू में क्या हो गया? a हो गया, और इनटू में a हो गया। 4 और 2 6 और 1 7 इनटू में a = 14। ये 7 इसके नीचे आ जाएगा, तो यहां से a का मान मेरा आ जाएगा 14/7, 7 × 7, 7 दूनी 14, और यहां से a का मान हो गया कितना प्यारे बच्चों? 2 हो गया। तो हमने एक्सेलरेशन तो निकाल लिया है क्योंकि फोर्स गिवन थी और मास गिवन था। अब बात कर रहे हैं कि यदि a और b के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसकी हमें बात करनी है। तो a और b के बीच के कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहां पर बोलो कितना है? 14 है। यहां एक फोर्स रोक रही है, इसको मैंने कितना नाम दे दिया? F2 नाम दे दिया। मास मेरा कितना गिवन है पहले ब्लॉक का? 4 गिवन है। एक्सेलरेशन इसका कितना है? अभी अभी निकाला है हमने, 2 मीटर/सेकंड²। ये एक्सेलरेशन निकाला है। तो अब इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे कि यहां पर एग्जैक्टली फोर्स कितनी काम कर रही है? एग्जैक्टली फोर्स इतनी काम कर रही है कि ये जो फोर्स है ना इसमें से ये वाली फोर्स घटा दें तो ये मेरे पास फोर्स की वैल्यू निकल आएगी। तो 14 - F2। अच्छा, फोर्स = कितना होता है? ma। तो m भी वही लेना है जिस ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम। तो m है मेरा 4 इनटू में एक्सेलरेशन कितना है प्यारे बच्चों? 2 है। तो यहां से 14 - F2 = कितना आ गया? 4 × 2 = 8 आ गया। F2 को उधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, और 8 को इधर ले आएंगे, तो 14 = F2 प्लस का 8, और यहां से F2 का मान कितना आ जाएगा बोलो? 8 को जब इधर लेके आएंगे तो 14 - 8, तो मेरे पास F का मान कितना आ जाएगा? 14 में से 8 गए तो 6। तो ये मेरे पास कितनी होगी? अच्छा, F कौन सा है? ये F2 वाला है, F2। तो F2 का मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो F2 का मान जो 6 आया ना प्यारे बच्चों, वो A और B के बीच में लग रहा है। इस F2 का मान जो है 6 न्यूटन होगा। अब दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या गिवन है? एक 2 किलो का मास है जो सस्पेंड कर रखा है, लटका रखा है, और जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, और T1 जो है ना उसका मान हमें निकालना है। T1 क्या है यहाँ पर? T1 बेसिकली कुछ भी नहीं है। T1 एक प्रकार की स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है। तो प्यारे बच्चों, जब मैंने तुम्हें वेक्टर पढ़ाया था तो मैंने तुमसे 1-2 बात बताई थी कि यदि यहाँ पर कोई भी T है और ये अगर थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है? T cos थीटा।
और ये इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है, टी साइन थीटा हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो अब देखो इस वाले डायग्राम की अगर हम बात करें तो इस डायग्राम में हमें दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। इसमें कितने कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। अगर मैं इसको ऐसे आगे थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं तो अगर इस मान को मैंने टी ले लिया, ठीक है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, बोलो टी कोस 30, टी कोस 30। अब अच्छा इसी प्रकार इस वाले की बात करें, ये वाला जो है परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा मेरा टी साइन 30। ध्यान रखना जिसके साथ एंगल बन रहा है वो कोस लेते हैं और जिसके साथ नहीं बन रहा उससे अपोजिट वाला क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। अब देखो अगर ये टी साइन 30 है तो ये वाला भी क्या हो गया, टी साइन 30 हो गया, बोलो भाई। और उसी प्रकार अगर ये टी कोस 30 है तो इस वाली डायरेक्शन में ये भी क्या होगी, टी कोस 30 हो गया। तो बस ये तुम्हें अगर आ गया तो उसके बाद हम बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। और फ्री बॉडी डायग्राम प्यारे बच्चों कैसे बनेगा, देखो फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनेगा कि सबसे पहले हमें जो नीचे वाला जो ब्लॉक है उसका मास देखना है 2 है, तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो कितनी काम कर रही होगी नीचे की तरफ, वो होती है वेट इनटू में ग्रेविटी। तो इसका वेट कितना है 2 और ग्रेविटी कितनी होगी बताओ, g होगी। अच्छा ऊपर जो काम कर रहा है वो कितना काम कर रहा है, टी साइन 30। अच्छा इसी प्रकार जो ये स्ट्रिंग लगा रखी थी हमारी, इसमें कौन सा काम कर रहा है, इसमें देखो टी कोस 30 भी इधर ही है। टी कोस 30 कहां है, इधर ही है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, T1 के इक्वल हो जाएगा। टी कोस 30 भी इधर ही है और T1 भी इधर ही है, तो ये दोनों जो है ना आपस में बराबर है। हम ये कहें कि T1 का मान ही टी कोस 30 है, तो वो हमने यहां पर किया है। अच्छा यहां इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम से टी साइन 30 इज इक्वल टू 2g। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, T1 का मान मेरे पास निकल जाएगा यदि मेरे पास t की वैल्यू हो, cos 30 की वैल्यू मैं ऑलरेडी जानता हूं, ठीक है। तो यहां से देखो t sin 30 का मान होता है 1/2 और इज इक्वल टू 2 इंटू में g। इतना समझ में आया, बोलो ठीक है। उससे आगे देखो, उससे आगे जब t इज इक्वल टू, ये जो 2 है ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2g इंटू में 2 और t का मान आ गया मेरे पास 4 इंटू में g। t का मान कितना आ गया, 4 इंटू में g। और ये वैल्यू अगर मैं t यहां पर रख दूं तो 4g रख दिया t की जगह, इंटू में cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इज इक्वल टू आ गया मेरे पास T1, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, बस 2 1 जा 2 2 2 जा 2 4, तो 2g इंटू में √3 का मान कितना होता है बोलो, 1.73 इंटू में 2 और इंटू में g का मान हम लेट से 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसकी गुणा करेंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2 और 3 हो गया, ठीक है। और इंटू में 10 और यहां पर हमने दशमलव लगा दी और जैसे डेसिमल को यहां से नीचे हटाएंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी और मेरे पास 34.6 ये वाला जो है आंसर आ जाएगा और T1 की वैल्यू 34.6 न्यूटन होगी। ओके, इस सवाल में प्यारे बच्चों क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि दो फोर्स हैं, यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है तो उनका रिजल्टेंट 10 न्यूटन है और यदि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लगती है तो उनका जो रिजल्टेंट है वो 50 न्यूटन है। और अब हम बात करेंगे कि उनका अलग अलग मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखो जैसा क्वेश्चन बताता जा रहा है वैसा हम करते जाएंगे। पहले कह रहा है कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, मान लीजिए F1 इधर लग रही है और F2 इधर लग रही है, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कितना बता रखा है, 10 न्यूटन बता रखा है। तो प्यारे बच्चों हमने बात की थी वेलोसिटी की भी या फोर्स की भी बात की थी। यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो वो फोर्स आपस में सबट्रैक्ट हो जाती हैं। अगर वो सेम डायरेक्शन के अंदर है, सेम डायरेक्शन के अंदर, तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो अब ये सबट्रैक्ट हो जाएंगी, तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 10 न्यूटन, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अच्छा उसी प्रकार इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अगर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो मैंने क्या किया, एक फोर्स F1 ले लिया और ऊपर की तरफ F2 ले लिया और यहां पर ये 90 डिग्री है। अच्छा अगर ये 90 डिग्री नहीं होता और ये थीटा होता तो हम कैसे करते रिजल्टेंट फोर्स, वो होता हमारा F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 इंटू में cos थीटा
और इसका क्या होगा, अंडर रूट होगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 90। अब cos 90 कितना हो जाता है, 0। अब अगर ये 0 हो गया तो 0 के गुणा करेंगे तो ये सारा कितना हो जाएगा, 0। तो फिलहाल मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये रिजल्टेंट कितना दे रखा है, देखो 50 न्यूटन गिवन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास होगी F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, यहां पर अंडर रूट था, अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ना। जैसे मान लीजिए यहां पर अंडर रूट था और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। तो F1 स्क्वायर प्लस में F2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू मेरे पास 2500, क्योंकि 50 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 2500। ठीक है, अब देखो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, एक तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 10 हो गया, एक हो गया मेरे पास F1 स्क्वायर प्लस में F2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। अच्छा इक्वेशन नंबर 1 से मैं F1 की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो F2 उधर चला जाएगा तो 10 प्लस में क्या आ जाएगा, F2 आ जाएगा F1 की वैल्यू। जब ये वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे तो देखो 10 प्लस में F2 इसका होल स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2500। इसका स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a इंटू b प्लस में F2 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 2500। ठीक है, अच्छा इसे आगे देखो जरा, इसे आगे क्या होगा हमारा कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, 100 प्लस में F2 स्क्वायर ये रहा, F2 स्क्वायर ये रहा, तो 2F2 स्क्वायर प्लस में 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20F2 और इज इक्वल टू 2500। अच्छा प्यारे बच्चों 100 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो, 2F2 स्क्वायर प्लस का 20F2 और इज इक्वल टू 2400। ठीक है, इसको इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, 2F2 स्क्वायर प्लस का 20F2 और माइनस 2400 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब आगे सोल्व करते हैं इसको, इसमें से 2 में कॉमन ले लेता हूं तो यहां तो क्या बच गया, F2 का स्क्वायर प्लस में इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 10 2 20 तो 10 बच जाएगा, और इसमें से 2 कॉमन लेऊंगा तो 1200 बच जाएगा। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करने अच्छी से आती है, इसको हम थोड़ा सा सिखाते हैं कि 1200 के ऐसे टुकड़े करो जिनका जोड़ घटा कितना आए, 10 आए। तो 40 इंटू में 30, 40 दिया 120। ठीक है, तो अब ये प्लस का आना चाहिए तो हम क्या करें, अच्छा इन दोनों में से अगर माइनस कर दें ये और ये प्लस कर दें तो 40 में से 30 गया तो प्लस का 10 हो गया, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस 1200 होगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर F2 प्लस का 40 और F2 माइनस 30 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यहां से या तो F2 प्लस का 40 बराबर 0 होगा या फिर F2 माइनस 30 बराबर 0 होगा। तो प्यारे बच्चों यहां से F2 का मान आ गया मेरे पास 30 न्यूटन और F1 का मान कितना आ गया, माइनस 40 न्यूटन। लेकिन हमें बताना इसका मैग्नीट्यूड ही है, इसलिए हम F2 का मान बोल देंगे 30 और इसका मान कितना बोल देंगे, 40 बोल देंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। अब चौथा जो न्यूमेरिकल है वो हम सोल्व करेंगे, और फोर्थ न्यूमेरिकल के अंदर देखो क्या कह रखा है कि 3 ब्लॉक हैं, एक मास M1, एक M2 और एक M3। इन दोनों मास के अंदर T1 टेंशन काम कर रही है, इस M2 और M3 के बीच में T3 काम कर रही है, और एक 60 न्यूटन की फोर्स, कितने न्यूटन की फोर्स, 60 न्यूटन की फोर्स इसको पुल कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि T1 और T2 का मान क्या होगा, या फिर फिलहाल इसी में द वैल्यू ऑफ T2 केवल पूछ रखा है, लेकिन हम दोनों फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमने देखो फ्री बॉडी डायग्राम आपको निकालना सिखाया था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाया था। यदि मास M1 है और इसके ऊपर कोई T1 काम कर रही है, ठीक है, तो इस फोर्स इधर लगाएंगे तो टेंशन इधर ही तो लगेगी। तो इस बॉडी का जो मास है वो क्या हो जाएगा हमारा, T1 इज इक्वल टू M1 इंटू में A। M1 इंटू में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, A हो जाएगा। अच्छा देखिए, अगर दूसरी बॉडी है मेरे पास M2 और इसके ऊपर इधर T2 काम कर रही है, और यहां पर कोई बॉडी थी जो इसको खींचने से रोक रही है, तो यहां पर एक टेंशन T1 भी काम कर रही है और फोर्स हमारी इस डायरेक्शन के अंदर लगाई जा रही है। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा बोलो,
T2 माइनस T1। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि दो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रही है तो वो आपस में क्या हो जाती हैं, सबट्रैक्ट हो जाती हैं। और यदि सेम डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रही है, जैसे इधर ही मैं खींच रहा हूं और इधर ही इसमें धक्का मारा जा रहा है, तो आप क्या कहोगे कि ये दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगी। तो अब T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, M2 इंटू में A, क्योंकि बात किस ब्लॉक की जा रही है, M2 वाले ब्लॉक की जा रही है। अच्छा देखो, सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू ma। अच्छा एक बात बताओ कि F दे रखा है, चलो ठीक है, गिवन है। M जो है वो तीनों मास का जोड़ होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3, और इन तीनों का जोड़ इनटू में एक्सेलरेशन। अच्छा बेटा F का मान गिवन है 60, M1 कितना दे रखा है, यहां पर देखो 10 और 20 और 30, तो 10 प्लस का 20 प्लस का 30 और इनटू में आ जाएगा मेरा A। ठीक है, ये कितना हो गया बोलो 60, यहां पर इधर भी क्या है 60 इंटू में A, यहां मल्टीप्लाई में है 60, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A का मान A आ गया मेरा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन का मान जैसे ही मैंने निकाल लिया, अब इन दोनों इक्वेशंस के अंदर हम पुट कर देंगे। पहली इक्वेशन क्या थी, T1 इज इक्वल टू M1 इंटू में A, तो M1 का मान कितना है बोलो 10 इंटू में A का मान कितना आ गया 1, तो T1 का मान आ गया मेरे पास 10 न्यूटन। तो T1 की वैल्यू जैसे ही 10 न्यूटन आई, मैं इस वाले इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा। तो यहां पर T2 की वैल्यू हमें निकालनी है, T2 माइनस T1, T1 है 10 इज इक्वल टू M2, M2 का मान कितना गिवन है 20 kg, तो 20 इंटू में एक्सेलरेशन कितना निकाला था जस्ट अभी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां से जो 10 है ना, ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो T2 इज इक्वल टू 20 की 1 से गुणा करेंगे तो 20, और ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का, और T2 का मान मेरे पास आ जाएगा 30 न्यूटन, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो आई होप आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स जितने भी एग्जाम में आएंगे तो आप कर लेंगे। देखिए एक बहुत अच्छा सवाल है, अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं 2 या 3 नंबर में। कह रहा है ए मैन जंपिंग आउट ऑफ ए मूविंग ट्रेन फॉल्स विद हिज हेड फॉरवर्ड वाई। जैसे ही आप बस से या ट्रेन से उतरते हैं तो आपका जो माउथ है या फिर आपका जो हेड है वो जिस डायरेक्शन में बस जा रही है उसी डायरेक्शन में जो है ना हम अपने मतलब माउथ को रखते हैं। यदि ऐसा नहीं किया तो हम गिर जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ऐसा इसलिए होता है, देखो एक बार पढ़ो इसको, एज द मैन जंप आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, जैसे ही वो मूविंग ट्रेन से बाहर की तरफ जाता है एक इंसान, तो हिज फीट सडनली कम टू द रेस्ट, तो उसके पांव जो है ना वो अचानक से किस में आ जाते हैं, रेस्ट में आ जाते हैं, जबकि पूरी बॉडी उसकी किस में रहती है, मोशन में रहती है। और जैसे ही पांव हमारा ग्राउंड के ऊपर आएगा या धरती के ऊपर जैसे ही पांव टिकेगा तो हमारा जो पांव है वो किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है, टचिंग द ग्राउंड, व्हाइल द अपर पार्ट ऑफ ए बॉडी कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, जबकि हमारी पूरी जो ऊपर वाली बॉडी है वो क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है सेम डायरेक्शन के अंदर। दैट इज व्हाई ही फॉल्स विद द हेड फॉरवर्ड, इसी वजह से उसको अपना जो सिर है वो आगे की तरफ रखना पड़ता है। इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, ही शुड रन थ्रू द सम डिस्टेंस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। कई बार आपने देखा भी होगा जब भी हम बस से उतरते हैं तो जैसे बस से उतरे तो थोड़ी सी दूर तक हमें भागना पड़ता है बस के साथ साथ। यदि हम अचानक रुक जाएंगे तो क्योंकि हम गिर जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो पांव है वो एकदम से सडनली रेस्ट में आने की कोशिश करते हैं, या हम ये कहें कि रेस्ट में आ जाते हैं, जबकि हमारा पूरा का पूरा जो शरीर है ऊपर वाला पार्ट जो है वो सारा किस में रहने की कोशिश करता है, मोशन में रहने की कोशिश करता है। तो इसीलिए हम थोड़ी सी दूर तक भागने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सवाल था, इसके रीजन पूछे जा सकते हैं। देखो बच्चों ऐसे सवाल जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसा सवाल अगर आपको अप्रोच करना आ गया तो फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो इन सवालों को थोड़ा ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि एक रॉकेट है जिसका मास शुरू में 6000 है। तो देखो मास जो है ना वो पहले कितना था, 6000 था, 6000 kg। अब कह रहा है इजेक्ट द मास एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 16 किलोग्राम पर सेकंड। एक सेकंड में 16 kg, एक सेकंड में कितना kg, 16 kg मास इसका कम हो जाता है। अच्छा इसे आगे पढ़ो, विद द कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड। अच्छा स्पीड भी दे रखी है, वी आर रिलेटिव स्पीड 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11 km पर सेकंड।
तो प्यारे बच्चों हुआ ये कि जब भी कोई रॉकेट इतनी स्पीड से जाता है तो उसका मास 1 सेकंड में 16 किलोग्राम कम होता जाता है। ठीक है, समझ में आई कि नहीं बात? ओके, अब कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सकलरेशन, तो हमें एक्सकलरेशन निकालना है। तो एक्सकलरेशन हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? फोर्स पर यूनिट मास से निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि F इज इक्वल टू ma सेकंड लॉ होता है। अच्छा बच्चों, उससे पहले क्या आपने ये पढ़ा है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से? F इज इक्वल टू dp बाई dt, F इज इक्वल टू dp बाई dt। अब एक बात बताओ, P क्या होता है? P मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहां से d बाई dt और m इंटू में v रख देंगे हम। ओके प्यारे बच्चों, यहां पर जो मास है वो चेंज होता जा रहा है। मास देखो पहले 6000 था, 1 सेकंड में 16 किलो कम हो गया। तो इस प्रकार मास क्या हो रहा है? चेंज। जबकि वेलोसिटी क्या है? उसकी कांस्टेंट है। जबकि इन्होंने कह भी रखा है सवाल ने कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो जो भी कांस्टेंट चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाती हैं और dm बाई dt हमारा हो जाएगा। अब dm बाई dt का मतलब होता है कि कितने 1 सेकंड में मास जो है वो कितना रिड्यूस हो रहा है, कितना कम होता जा रहा है। तो बच्चों देखो f का मान हम यहां से रखेंगे, v की वेलोसिटी, v जो वेलोसिटी है वो है 11 किलोमीटर, इसको मीटर में बनाएंगे तो 11,000 मीटर प्रति सेकंड। तो v का मान रख देंगे हम 11,000 और इनटू में मास कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 सेकंड में कितना मास चेंज हो रहा है? 16, और इसी को तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बोलते हैं। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 16। जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 176,000। तो ये मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। अब देखो मैंने फोर्स की वैल्यू तो निकाल ली है, लेकिन मेरे पास निकलवाना था मुझे एक्सकलरेशन। अब मुझे जो है ना मास की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मास हम कैसे निकालेंगे? मास कुछ ऐसे निकालेंगे कि कितनी देर में ये जो मास है वो रिड्यूस हो रहा है। अब बच्चों 1 सेकंड के अंदर जो मास है वो 16 किलोग्राम हो रहा है। अच्छा 1 मिनट के अंदर बात करें, 60 सेकंड मतलब 60 सेकंड का मतलब क्या होता है? 1 मिनट ही तो होता है। तो वो कितना हो जाएगा? 16 गुणा में 60, 16 गुणा में 60 और 16 की 6 से गुणा करेंगे तो 960 किलोग्राम, इतना कम हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि पहले मास 6000 था और अब 1 मिनट बाद मास कितना हो गया? 960 हो गया। तो 1 सेकंड के बाद उसका मास कितना बचा? तो हम क्या करेंगे? 6000 में से 960 माइनस कर देंगे। अब 960 इसमें से माइनस करो जल्दी से, 0 यहां हो गया 4, यहां कितना हो गया जल्दी बताओ? 9 में से 9 गया तो 0 और ये आ गया 5। तो बच्चों अब मास की वैल्यू आ गई मेरे पास, मास की वैल्यू आ गई 5040। फोर्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 176,000 और एक्सकलरेशन हम निकाल सकते हैं फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स दे रखी है 176,000 अपोन में 5040। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी। प्यारे बच्चों इसको काट लेना, काटने के बाद जहां तक मुझे लगता है 34.92 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। ये आप करके देखना और कमेंट में बताना कि ये सही है या नहीं है। तो लॉज ऑफ मोशन में इसी टाइप के न्यूमेरिकल आने की संभावना रहती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।